गुड मॉर्निंग। आश्रित शाखाओं में हमने हेड ऑफिस की बुक्स में लेखा करने की दो विधियों का अध्ययन कर लिया है। एक शाखा देनदार पद्धति और दूसरा स्टॉक और देनदार मेथड। तीसरा और लास्ट मेथड है, वैसे तो एक थोक मूल्य विधि भी है लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। तो तीसरा और लास्ट मेथड हम देख रहे हैं अंतिम खाते में। फाइनल अकाउंट मेथड। तो ये फाइनल अकाउंट देखो नाम से स्पष्ट है कि इसमें ब्रांच का ट्रेडिंग पी एंड एल बनेगा। वो बात अलग है कि ट्रेडिंग पी एंड एल हम कॉमन बना लेंगे, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट ही निकालना है, सीधा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की जरूरत है। बाकी फाइनल अकाउंट आपको बनाना आता ही है ट्रेडिंग पी एंड एल, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम। मुंबई के एम की बीकानेर में एक ब्रांच है और शाखा को माल लागत में 20% जोड़कर भेजा जाता है, ठीक है ना। और शाखा के खर्चे मुंबई से चुकाए जाते हैं। शाखा सिर्फ विक्रय जनरल और देनदारों की खाता बही रखती है, तो आपको उसका व्यापार और लाभ हानि खाता बनाना और प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा का खाता भी बनाना। तो कैसे बनाएंगे देखो। ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ended 31 मार्च 2018। तो ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट जैसा हम बनाते हैं वैसा ही इसका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले इसने दिया है अपने को ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक, लेकिन आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक हम कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं ट्रेडिंग P&L में, लेकिन इसने इनवॉइस प्राइस पे दिया है अपने को। तो 25,000 रुपये इनवॉइस प्राइस है, इसको कॉस्ट में बदलना है। तो ये कह रहा है शाखा जो ब्रांच जो है हेड ऑफिस, वो ब्रांच को माल लागत में 20% जोड़कर भेजता है। मतलब ये 25,000 रुपये 120% के बराबर है। अपने को 100% में कन्वर्ट करना है, तो 20,000 रुपये इसका लागत मूल्य हो गया। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक भी है, 19,000 रुपये का दे रखा है भाई। ये भी इनवॉइस प्राइस पे ही है, तो 19,000 बटा 120 इंटू 100, तो कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा 15,833 रुपये, ठीक है। फिर माल बेचा है। आपको पता है ट्रेडिंग में कैश और क्रेडिट दोनों सेल आती है, नकद और उधार। तो बाई सेल्स कैश और क्रेडिट। कैश सेल तो हुई है, आप देखो 8,750 की, और उधार बिक्री हुई है 10,500 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे 19,250 की सेल्स। उसके बाद डेटर से पैसा आया है, तो डेटर से जो पैसा आता है उसको हम ट्रेडिंग P&L में तो लिखते नहीं है, आपको पता है ना। तो उसकी कोई अकाउंटिंग करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यदि डेटर का कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हुई, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन अपने को डेटर की मान लो नहीं दी है, तो वो अपने को फिर डेटर अकाउंट बना के निकालनी पड़ेगी। तो हर क्वेश्चन में जनरली कुछ ना कुछ मिसिंग रखता ही है ये, तो आपको डेटर अकाउंट बनाना तो पड़ेगा, लेकिन वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होगा। इसलिए वर्किंग नोट में हम मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बना लेंगे। मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। तो इस मेमोरेंडम डेटर अकाउंट में हम डेटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे, और जो चीज़ अपने को नहीं दी हुई है वो इसमें कैलकुलेट कर लेंगे हम। कुछ ना कुछ मिसिंग छोड़ा होगा इसने पक्का ही, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन दी होती है तो आप मान के चलो कुछ ना कुछ मिसिंग तो रखेगा ये, ताकि आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम डेटर से जो पैसा आया है 11,950, वो नोट कर लेते हैं इसमें। बाई बैंक
11,950। उसके बाद डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 4580, तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेते हैं बाई बैलेंस भी 4580, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और जो क्रेडिट से उधार बिक्री की थी वो भी लिख देते हैं, तो उसे 10,500। इसका मतलब डेटर का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका अंतर निकाल लेंगे अकाउंट का। तो इस अकाउंट का जो अंतर है वो आपके 6,030 रुपये आएगा। अब आप कहोगे हमें ओपनिंग बैलेंस की ट्रेडिंग P&L में जरूरत क्या पड़ेगी? ना तो ट्रेडिंग P&L बनाने में डेटर के ओपनिंग बैलेंस की जरूरत है, ना क्लोजिंग बैलेंस की जरूरत है, तो हमने क्यों बनाया इसको? क्योंकि इसने एक ब्रांच का अकाउंट और पूछा है। तो जब आप ब्रांच का अकाउंट बनाओगे, पहला मेथड जो है, आपको पता है ब्रांच अकाउंट कौन से मेथड में बनाते हैं? शाखा देनदार विधि या शाखा व्यक्तिगत खाता विधि जो होती है, पहला मेथड, तो उसमें आपको डेटर के ओपनिंग बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। उससे भी हल करना है इस क्वेश्चन को, 2 मेथड से पूछा है इस क्वेश्चन को, इसलिए हमें निकालना है। उसके बाद में गुड्स भेजा है ब्रांच को 16,800 रुपये, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी इनवॉइस प्राइस पे ही है, तो इसको भी कॉस्ट पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 16,800 बटा 120 इंटू 100, तो 14,000 रुपये ये कॉस्ट प्राइस आ गई है। फिर हेड ऑफिस ने ब्रांच के खर्चे पेड किए हैं, खर्चे तो P&L में आते हैं, आपको पता है। अब आप चाहो तो इसका ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना रहे हो, यदि हालांकि जरूरत नहीं है, आप जीपी निकालना चाहते हो तो ट्रेडिंग को अलग कर लो, उसके बाद इसके नीचे P&L बना लो, और नहीं चाहते तो भी कोई जरूरत नहीं है। तो चलो हम निकाल ही लेते हैं, जब पूरा प्रोसेस कर ही रहे हैं। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, इधर की टोटल है अपनी 35,083, और इसमें से ये वाला पोर्शन घटा देंगे 34,1083, ये नहीं, ये 20,000, एक मिनट रुकना, अच्छा ये 20,000 नहीं आया था, ये 20,833 आया, ठीक है ना। तो ये जीपी जो आएगा तो 250 रुपये आएगा। इस जीपी को ट्रांसफर कर लें हम 250। अब खर्चे जो चुकाए हैं ब्रांच के, तो एक्सपेंसेस 5200 रुपये के खर्चे चुकाए हैं। अब देखो P&L में नेट लॉस आ रहा है, भाई नेट लॉस 5200 में से 250 घटा देंगे तो 4950 का नेट लॉस आ। तो पहले मेथड से, मतलब फाइनल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ट्रेडिंग P&L बनाओ सॉल्व, ओके। लेकिन इसने फर्स्ट मेथड जो अपना शाखा देनदार विधि है वो और पूछा है, तो उससे भी बना लेते हैं। देखो पहला मेथड जो आपने किया था शाखा देनदार पद्धति, उससे बनाते हैं। तो बीकानेर में है ब्रांच, तो अकाउंट का नाम क्या होगा? बीकानेर ब्रांच। ठीक है, सबसे पहले टू ब्रांच स्टॉक, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं हम, लेकिन लागत मूल्य पर ही लिखना है, बीजेट पर तो लिखना नहीं है। लागत हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले 20,833 रुपये। इसी तरह से डेटर का ओपनिंग बैलेंस, टू ब्रांच डेटर 6030 हमने निकाला था, देखो ओपनिंग बैलेंस ये वाला, वो लिख देंगे। क्लोजिंग बैलेंस भी नोट कर लेते हैं, चलो पहले बाई ब्रांच स्टॉक, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस था अपना 15,833, और बाई ब्रांच डेटर्स, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस ये लिखा हुआ ही होगा यहाँ पे 45,80,458। अब जो जो इन्फॉर्मेशन और थी, एक तो नगद सेल, तो आपको पता है नगद सेल करते ही अर्थात पैसा हेड ऑफिस को भेजना पड़ेगा। तो हेड ऑफिस को पैसा मिला है
तो भाई बैंक कैश सेल जो है 8750, और उधार बिक्री का इसमें लिखा होता नहीं है, आपको पता है, क्योंकि पहली विधि में हम केवल कौन से ट्रांजेक्शन लिखते हैं जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुए हैं, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, इसलिए इसको हम नहीं लिखें उधार बिक्री को। उसके बाद में डेटर से जो पैसा आया वो ब्रांच को मिलेगा। तो भाई बैंक रिसिप्ट फ्रॉम डेटर से कितना आया, देखो 11,950। उसके बाद गुड्स भेजा है हेड ऑफिस में ब्रांच को, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितने रुपए का माल भेजा है, तो वही लागत मूल्य लिखना है अपने को। तो इसका लागत मूल्य 14,000 रुपये था, आपको पता है, हमने पहले निकाला था। और एक खर्चे हुए 5200 रुपये के, तो बैंक एक्सपेंसेस 5200 रुपये के खर्चे हो गए, ठीक है ना। तो बस ये अकाउंट में अब सीधा नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो है वो आ जाएगा। तो आप इसका अंतर निकालोगे खाते का, तो नेट लॉस ही आएगा अपने को, क्योंकि पहले भी आपने देखा था नेट लॉस ही आ रहा था। तो इसका जो अंतर आएगा, तो डेबिट साइड की टोटल आ रही है 46063, इसमें से ये सारे घटा देंगे, तो नेट लॉस 4950। तो हमने कोई भी मेथड से कर लो, देखो नेट लॉस प्रॉफिट में कोई फर्क थोड़ी आता है। हमने पिछले मेथड से जो फाइनल अकाउंट मेथड से अभी क्वेश्चन किया था इसी क्वेश्चन को, तो उसमें भी नेट लॉस तो अपना 4950 ही आ रहा था, और इस मेथड से कर रहे हो तो भी 4950 ही आ रहा है। तो कोई नेट लॉस प्रॉफिट में फर्क थोड़ी आता है, उतना ही आएगा। तो 3 मेथड हमने कंप्लीट कर लिए, देखो ब्रांच डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड और फाइनल अकाउंट। अब इस चैप्टर में मोस्टली जो एक चीज बची है फॉरेन ब्रांच अपने लिए। यदि हमारी ब्रांच विदेश में हो, फॉरेन में हो, तो उस समय हमें क्या करना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो फॉरेन ब्रांच के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे, और बाकी ये चैप्टर अब ख़त्म हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है ही, मैंने आपको लगभग 7-8 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और 1-2 और करा ही दूंगा, तो 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, ठीक है। थैंक यू।